एवरीवन, कैसे सब बढ़िया। आज हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत चल रहा है मार्केट पे, बहुत ही ट्रेंडिंग में, तो इस पे बात करते हैं। ठीक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आज पाकिस्तान ट्रेंडिंग में चलने लगे, अफगानिस्तान ट्रेंडिंग में चलने लगे, बांग्लादेश ट्रेंडिंग में चलने लगे, तो उससे पहले हमें इतिहास पढ़ना होगा, तभी हम प्रेजेंट में कैसे ट्रेंड किए पता चल पाएगा। तो अगर हमें पाकिस्तान का या बांग्लादेश का बारे में जानना है तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और हिस्ट्री के लिए हमें 1947 से पहले इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब पता है कि 1947 में इंडिया से अलग हुआ था। तभी हम पूरे पाकिस्तान की जड़ तक पहुंच पाएंगे कि आखिर क्या था। ऐसे ही अगर अखंड भारत जानना है तो जो जो अखंड भारत में देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि अखंड भारत की परिभाषा क्या है, अखंड भारत क्या है, अखंड भारत परिभाषित कैसे होता है। उसी तरीके से अगर आज इलेक्टोरल बॉन्ड मार्केट पे है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे डिस्कशन करना है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज यहाँ कैसे आया। इलेक्टोरल बॉन्ड डायरेक्ट उठ के तो नहीं आया होगा कि आज आप सो के उठे और सुबह सुबह न्यूज ऑन किए और देख रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड। पता नहीं होगा, ये बात हो सकती है, लेकिन आज ही तो उठ के नहीं आया होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? आप कोई भी पार्टी, आपको सपोज ए से बी जगह जाना है, तो यहाँ के लिए आपको फेयर लगेगा, किराया लगेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही पार्टियां हैं, अगर उनको चुनाव में लड़ना है तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं लड़ लेंगी कि, तो वो पैसे कौन देगा बताओ? पार्टी को आप दोगे, मैं दूंगा, कौन देगा? तो एक प्रोसेस आया डोनेशन। सपोज मैं ए पार्टी को सपोर्ट करता हूं, उनकी आइडियोलॉजी को, और उनके विचार, क्यों उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूं? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी मैच हो रही है, और मैं इतना इनफ मनी है मेरे पास कि मैं डोनेट कर सकूं, मैं दान दे सकूं, तो मैं अपने उस पार्टी को डोनेट कर दूंगा, या आप डोनेट कर दोगे कि मेरी आइडियोलॉजी पे काम करे, मैं नहीं कर पा रहा लेकिन ये ग्रुप्स को इकट्ठा करेगी, मेरी आइडियोलॉजी को आगे ले जाएगी, ये लो डोनेशन हेल्प। तो इसी डोनेशन को हम लोग एक इलेक्टोरल बॉन्ड या बॉन्ड कहते हैं। लेकिन आज से तो नहीं चल रहा, जब से पार्टियां बनी होंगी तब से। तो किस पार्टी को कितना बॉन्ड मिलता है, वहां से डिस्कशन चालू होता है। पहला इलेक्शन इंडिया में हुआ 1951 पे, फर्स्ट इलेक्शन। उस समय भी डोनेशन मिला, और सबसे ज्यादा डोनेशन मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बिरला एंड ठाकुर दास की कंपनीज उस समय बहुत ज्यादा मार्केट प्राइस पे थी, तो इन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हमेशा से ये नियम रहा है कि जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको ज्यादा डोनेशन मिलता है, और मिलना भी चाहिए। सपोज आपके कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, और मतलब वो इनवैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन एक फाइनल पेपर में कोई सिग्नेचर चाहिए, और उसमें प्रिंसिपल की वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल सिग्नेचर चाहिए, तो कितना भी मतलब आपकी नहीं बनती है, आपको नहीं कुछ हेल्प करता है, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर, तो फिर वो सिग्नेचर करेगा, है ना। वो आपके नजरिए से नहीं है ना, लेकिन आप ऑन पेपर तो देखो उसकी कितनी वैल्यू है। सिमिलर वे पे 1951 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रेंड कर रही थी, तो उसको सबसे ज्यादा डोनेशन मिला। लेकिन अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड तक, देखो कनेक्ट करते जाना हम लोग ना, समझो यहां से इलेक्टोरल बॉन्ड तक आ रहे हैं, ये एक पोजीशन है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड तक की जर्नी हमें तय करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि, लेकिन आप आज जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तब इलेक्टोरल बॉन्ड का डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले एक समझते हैं, क्या बीजेपी आज से ही थी? पहले नहीं थी। बीजेपी से पहले इसी बीजेपी आरएसएस से चलती थी, बीजेएस, भारतीय जनसंघ, बाद में बीजेपी हुई। तो 1951 के आसपास, या उसके बाद जब 1956, 61 ऐसा हुआ, तब जब देखा गया तो सबसे मतलब हैव लेस डोनेशन देखो लिखा हुआ है। तो मतलब कंपैरिजन पे आईएनसी के पास, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास ज्यादा डोनेशन थे, बीजेपी के पास कम डोनेशन था। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट नहीं थी। और अगर आपको काम, जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रिंसिपल से काम करवाना है तो सर बोलना पड़ेगा, भले आप जानते हो कि नहीं इसके पास वैल्यू नहीं, ये वो डेजिग्नेशन नहीं डिजर्व करता है, फिर भी बोलना पड़ेगा, वो अलग बात है। इसी सबको देखते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत इलेक्शंस होते थे, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 पे, जिस पे ये डिसाइड होता कि पार्टी ऑपरेट कैसे करेगी, कोई सी भी पार्टी जिसको चुनाव लड़ना है, इलेक्शन के प्रोसीजर क्या होंगे, यानी ईसीआई का कॉन्सेप्ट, पार्टी के एक्सपेंसेस लिमिट, मतलब कौन सी पार्टी कितना खर्च करेगी। देखो चुनाव होता है, आप समझते हो ना कि आपके गली पे आता है एक, मतलब ए पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव दारू और पैसा बांट के चले जाता है, वोट दे देते हो। इन सब से बचने के लिए एक्सपेंसेस पे लिमिट लगाए गए कि आप इतना खर्चा कर सकते हो,
क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आप पैसा खर्चा करोगे, जितना शो ऑफ करोगे, रोड शो करोगे, ये सब उतना ही आप कि जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। और जब ये पार्टी एक्सपेंसेस पे लिमिट लग गई, आप सोचो अगर एक पार्टी है, इसको 50 करोड़ ही मिल सकता है, ये 50 लाख जो भी, ठीक है, अब इस पे लिमिट लग गई। पहले ये इतना पाती थी तो कितना बेहतरीन रोड शो करती है, कितना प्रचार करती, लेकिन इस पे लिमिट लग के 20 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट -30 CR पे चल रही है, -30 करोड़ पे चल रही है। मतलब वो जो अच्छा कर सकती थी उसे, तो ये पता है कहां पहुंचाया, ये लिमिट है। दिस लीड्स टू कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज के पास डायरेक्ट, मतलब इनइक्वालिटी तरीके से अभी भी कंपनीज को अपना काम करवाना है, वो बात पे देखते हैं। कंपनीज से पॉलिटिकल पार्टी का अब रिलेशन सिर्फ 20 करोड़ का है, लेकिन पार्टी को और चाहिए। तो इसका एक सीधा सा है कि सपोज रूलिंग पार्टी एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, इसको एक टेंडर चाहिए। अब टेंडर किसका ले लेते हैं, मसालों का, ठीक है, मतलब मसालों का इन द सेंस कि एक कंपनी है जो मसाला बनाती है और इसको टेंडर चाहिए कि क्या मैं मसाला बना पाऊँ, यहाँ कंपनी रख पाऊँ। तो इसके लिए इनसे, और ऐसी ही मल्टीपल कंपनीज आ गई, मतलब समझो 5 कंपनीज आ गई और बोली कि हमें भी मसाला बनाना है। तो अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो टेंडर किसको देगी, सीधी एक आइडियल केस लेके चलते हैं, दोनों गलत नहीं है किसी, ठीक है, वो वाला नहीं कि मतलब एक को मसाले पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक आइडियल केस लेके चलते हैं। तो अब पॉलिटिकल मतलब रूलिंग गवर्नमेंट किसको देगी मसाले का टेंडर, सिंपल सी बात है, आप खुद से सोचो। अब देखो सिंपल, अगर पहला वो 1 करोड़ देने के लिए तैयार है टेंडर पे, दूसरा 2 करोड़, तीसरा 3 करोड़, चौथा 10 करोड़ और अगला 15 करोड़, बताओ किसको मिलेगा। अब सिंपल सी, अब बताओ 15 करोड़ वाले को मिल जाएगा टेंडर। और यहीं से चालू हुआ करप्शन, क्योंकि ऑफिशियली तो दे नहीं सकते थे क्योंकि लिमिट लग गया, पार्टी एक्सपेंसेस लिमिट। तो अनऑफिशियल तरीके से जैसे ये हुआ कि देखो हमारे पास 5 कंपनी है, जो हमको ज़्यादा देगा वो कर लिए, और वो पार्टी गया रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी आराम से प्रचार प्रसार करके फिर जीतने के लिए अग्रसर हो गई। इन सब से बचने के लिए नए नए तरीके आते रहे, लेकिन इन सब चीज़ों का खुलासा कब हुआ, आप समझ रहे हो। मतलब अभी कंपनी इसको 2 CR दी और ये लो इसको टेंडर मिल गया, ठीक है, गलत तो नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, सबको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इसका खुलासा कब हुआ, ये 1957 में टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर थे जिनका नाम था जयंती लाल रणछोड़ दास कोटिचा, एक साथ है, ठीक है, शेयर होल्डर थे। उन्होंने कहा कि मतलब देखो, जब आप शेयर की बात तो जानते हो ना, ये मेरा मार्कर है 25 रुपए का, अगर इस पे आपने मेरी 10 रुपए की मदद की तो इसमें 10 रुपए का जितना भी हिस्सा, मान लो एक समझते हैं ये 25 रुपए की कीमत का है, लिखने वाला नहीं, 10 रुपए की कीमत वालों का इतना हिस्सा है, तो मतलब आप इतने के हकदार हो। अब अगर आप इतने के हकदार हो, मैं इसको तोड़ दूं इतने से और बोलूं आप ले जाओ, लेकिन तोड़ने से पहले मुझे आपसे डिस्कशन करना होगा। सिमिलरली यहां भी हुआ कि जो शेयर होल्डर थे टाटा ग्रुप के, जयंती लाल रणछोड़ दास कोटिचा, इन्होंने कहा कि टाटा हमारा पैसा कैसे किसी को डोनेट कर सकता है हमसे बिना पूछे। सीधी सी बात है भाई, अगर आप इस पे शेयर होल्डर हो तो मैं आपसे बिना पूछे कैसे किसी को दे सकता हूं या कैसे तोड़ सकता हूं। जब ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कही तो जो टाटा ग्रुप्स के वकील थे, लॉयर्स थे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि हम टाटा ग्रुप वाले यानी हम कंपनीज वाले रूलिंग गवर्नमेंट यानी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको इसलिए डोनेशन देते हैं ताकि हमारा काम स्मूथली चलते रहे, हमें टेंडर मिलते रहे, हमारे मतलब ऐसा ना हो कि कोई जांच फालतू की बैठने लगी, ऐसा तो हमारा काम स्मूथली चलने लगे। इन सब से बचने के लिए एक इनकम टैक्स 1961 ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस पे कहा गया सेक्शन उसके मतलब इनकम टैक्स ड्राफ्ट के सेक्शन 13A 80GGG एंड 80GGB, देखो 80GGB और 80GGC के तहत कि 100% टैक्स में छूट मिलेगी। समझ आया, मतलब 1961 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया इनकम टैक्स ड्राफ्ट, जिसमें कहा गया 18GGB और 18GGC के तहत 100% टैक्स में छूट मिलेगी अगर
उसने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया। अभी आप समझते हो अगर मंदिर पे या दान पे डोनेट करते हैं तो 50% का टैक्स रिडक्शन या टैक्स का छूट मिलता है, बट टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है कितना 50% का, लेकिन इसमें 100%, मतलब यार समझ रहे हो, भगवान से भी ऊपर कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। कोई बात नहीं। और फिर जब ये हुआ उसी समय एक स्वतंत्र पार्टी उभर रही थी, मतलब 1960 के आसपास एक पार्टी उभर रही थी। ये सब चीजें देखो, डोनेट करना नहीं डोनेट करना, ये मतलब कितना कंजस्टेड है। आप खुद सोचो, दिन भर एक रूल बना दिया गया जिससे आप अगर कंपैटिबल हो, अब फिर उसी रूल को हटाना तो कितना मतलब अनकन्वेंशनल हो गया कि यार क्या हो रहा है। उसी समय एक स्वतंत्र पार्टी उभर रही थी और उसने बोला मतलब कि हम कंपनीज के लिए काम करेंगे, जो मतलब बिजनेसमैन है उनकी बातें करने लगी वो पार्टी कि टैक्स हम लोग ऐसा नहीं लेंगे, वैसा नहीं लेंगे, पर्टिकुलर रूल्स ऐसा करके करने लगी। और उसका असर क्या हुआ कि 1969 में स्वतंत्र पार्टी जीत गई। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 स्टेट में विन हुई। और ऑब्वियस सी बात है, ये देख के रूलिंग पार्टी को, किसी भी रूलिंग पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। और ये देख के कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट था उसको, कंपनी एक्ट 1956 का, उसका सेक्शन 293A को 1969 पे एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र पार्टी जीत चुकी थी। और अब इससे क्या हुआ, सेक्शन 293A से जब 1969 में ये बैन हुआ, तो जब कंपनीज बैन हुई तो करप्शन इंक्रीज हो गया। अब समझो, अब ना आप तो पार्टी को वो कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, जैसे स्वतंत्र पार्टी को डोनेशन मिलने लगा था जब वो बिजनेसमैन के ऑफर्स की बात करने लगी, तो अब उसके तहत ना आप डोनेशन नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात, करप्शन इंक्रीज होने लगा। इसी को मद्देनजर रखते फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 आया। ये आया कि आप किसी भी विदेशी कंपनी से अपने देश में चंदा नहीं लोगे, यानी डोनेशन नहीं लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप डोनेशन नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी से ग्रसित होकर उभरी थी। ये 1976 हो गया। अभी यहाँ डिस्कस करते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने 1969 में कंपनीज एक्ट को बैन किया और सीधी वजह से अभी तक सिंपल डोनेशन दिया जा रहा था स्वतंत्र पार्टी, अब कोई पार्टी डोनेशन नहीं ले सकती। ये डायरेक्ट करप्शन को इंक्रीज कर दिया गया। करप्शन कैसे? क्या लगता है आपको? अगर ये ऑन पेपर बंद हो गया तो लोग लेना बंद कर देंगे? नहीं। फिर ऐसा काम होने लगा कि एक पार्टी है, मतलब एक पार्टी है रूलिंग पार्टी, ठीक है, इसने बोला कि आप मुझे एक्स अमाउंट दो, मतलब इतना पैसा दो, क्योंकि हम रूलिंग गवर्नमेंट है, टेंडर आपके नाम पे पास कर देंगे। तो ये तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन हो गया पार्टी और कंपनीज के बीच का, और करप्शन बढ़ गया डायरेक्ट। मतलब आप इतना पैसा दो, चलो हम आपको काम दिलवाते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे ही दलाली हो गया, ठीक है। इस करप्शन को देखते 1985 में राजीव गांधी ने कंपनीज एक्ट को फिर से अमेंड किया, जो इंदिरा गांधी जी ने बैन किया था, विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। क्या रूल था देखते हैं। 5% ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक कंपनी है, उसका पहले 3 साल का इनकम देखेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा, मतलब सपोज 20 रुपए इनकम है, 20 रुपए प्रॉफिट इनकम है। अब इसका एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 से हर साल 20 है, यानी ये 60 हो गया 3 साल में। अब इसका 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 रुपए। अब 20 रुपए का 5%, 20 रुपए का 5% आप मतलब डोनेट कर सकते हो। ये हुआ कि एक 5% प्रॉफिट ऑफ एवरेज इनकम ऑफ 3 ईयर्स एनी कंपनी, किसी कंपनी का 5% प्रॉफिट इनकम आप डोनेट कर सकते हो। लेकिन उस पर भी एक कंडीशन थी कि अगर आपके वो कंट्री का मतलब 25,000 रुपए से ज्यादा हो रहे, भाई बहुत बड़ी कंपनी बहुत कमा रही है, उसे 3 साल का इनकम और 5% निकाल के एवरेज 25,000 से एक्सीड कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर कर रही है तो भी आप 25,000 ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। और साथ में एक और रूल्स है कि जो डोनर होगा, जो डोनेट करेगा, उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, लोगों को अवेलेबल रहेगा उसकी नॉलेज। अब इससे दिक्कत ये हो रही थी, जैसे सपोज
एक कंपनी है जिसने रूलिंग गवर्नमेंट को 500 करोड़ दिया, ठीक है, डोनेट किया। अब उसकी डिटेल्स क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, तो क्या होगा, सपोज उसका दांव ये उल्टा पड़ गया, रूलिंग गवर्नमेंट को 500 करोड़ दिया और अगले इलेक्शन में रूलिंग गवर्नमेंट हार गई, तो जो अपोजिशन पार्टी अब रूलिंग में आई है, क्या वो 500 करोड़ की वैल्यू करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो मिला नहीं था। तो वो इनके अगेंस्ट यूज कर सकती है, इनके कॉम्पिटिटर कंपनीज को टेंडर जानबूझ के दे सकती है, मतलब कर सकती है, ठीक है। तो इन चीज से बचने के लिए 1996 में टाटा ग्रुप ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट का एक कॉन्सेप्ट लाया, जिसपे कंपनी 1 कंपनी 2 इन्हीं की एक साथ आएंगी, एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाएंगी और इस इलेक्टोरल ट्रस्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा पॉलिटिकल डोनेशन, ठीक है। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू डोनेशन दिया जाएगा। अब इससे ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया गया, पॉलिटिकल डोनेशन दिए गए, लेकिन इससे लोगों को ये नहीं, शेयर होल्डर को, और इससे क्या होगा, शेयर होल्डर को ये पता चलेगा कि दिया जा रहा है पैसा, लेकिन कितना क्या ये सब पता नहीं चलेगा। तो इन लोग को भी मतलब इस झंझट से खत्म हो गए। मगर होता क्या है, 2002 में ADR एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने सुप्रीम कोर्ट पे एक RTI डाल दी कि राइट टू नो के तहत, जो 19A मतलब आर्टिकल 19A के तहत होता है राइट टू नो, कि हमारा हक है अपने लीडर्स के बारे में जानने का। मतलब आपके एरिया से एक नेता चुनाव लड़ रहा है, MLA MP के लिए खड़ा हुआ, तो यू हैव टू नो, तुम्हें जानना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। आज सपोज जो भी आज डेट है, आज उसने चुनाव लड़ा और 5 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी कितनी हुई, 2x 3x, मतलब आज 2 करोड़ की है, कल पता चला 500 करोड़ की हो गई, तो सबको पता है कैसे कमाए फिर वो 5 साल में। तो आज का पता चलना चाहिए कि वो, और कितने क्रिमिनल केसेस है, कितने पाप उसने किए, ये सब पता चलना चाहिए। और बाई लक बाई गॉड, और क्योंकि हमें पता है जुडिशरी पे अपने भरोसा है, 2003 पे ये इम्प्लीमेंट हो गया। और उसी साल 2003 में RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड हुआ, जिसके तहत जो 25,000 थे, मतलब आप किसी भी पार्टी को 25,000 दे सकते थे, तो वो आपका 2,000 पे तब्दील हो गया, मतलब 2,000 देना पड़ेगा। और अगर आप 20,000 से आगे एक्सीड करते हो, तब आपको अपनी डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला, कैसे हुआ, 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उन्होंने ना मल्टीपल सोर्सेज से एक पार्टी को देने लग गए। 20,000 में किसी का होगा क्या, तो मल्टीपल सोर्सेज से एक ही पार्टी को देने लग गए। ये सब देखते हुए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1967 को पूरा खत्म किया गया और 2000 में ना एक नया एक्ट बना दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि FCRA 1967 के तहत ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ ऐसा हुआ, मतलब कैसे एग्जांपल देते हैं, चलो। एक कंपनी है जो फॉरेन में है, मतलब अदर कंट्री 1 में है, उसका पैसा इंडिया पे आ रहा था, मतलब इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा था। ये तो इससे दिक्कत क्या है, सीधी सी बात। तो एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान में बैठे एक टेररिस्ट ग्रुप वहां से डोनेट कर रहा है, तो किस लिए कर रहा होगा आप खुद सोचो। डोनेट अपने काम के लिए कर रहा है कि ऐसे रूल्स बनाओ जो हमारे बेनिफिट में हो, या हमारे लोग अंदर आ पाए बॉर्डर में जल्दी, एज सच। और उनकी पार्टी अगर रूलिंग गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब इन्होंने डोनेट किया और वो पार्टी गई, तो क्योंकि डोनेशन मिला है तो उनका काम करना पड़ेगा। तो इस चीज के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब लगभग 10-15 लोगों को पकड़ा, मतलब लोग घोषित हुए कि हाँ ये गलत काम कर रहे थे, और 1-2 पार्टीज बैन हुई। तो इस सब की सफलता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा लॉ मिनिस्ट्री को कि हमें एक परमानेंट पावर दे दी जाए, यही वाली, कि हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो करें उन्हें बैन कर दें, जो पकड़े जाएं अच्छा एक्शन हो। और पता है मजे की क्या बात हुई, उसी समय पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रिक्वेस्ट डाल दी लॉ मिनिस्ट्री को कि इनको ऐसी पावर नहीं दी जाए। आप समझ रहे हो, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग हो अपोजिशन हो, कोई नहीं चाहती कि डोनेशन का काम बंद हो। सीधी सी बात यही है, क्योंकि अगर डोनेशन का काम बंद हो गया तो फिर चलेगी कैसी पार्टी।
पार्टी तो कमाती नहीं है, पार्टी के लोग काम करते हैं, काम करने के लिए कुछ चाहिए तो वो डोनेशन के थ्रू आता है। तो 2010 पे जब इसको बन किया गया, फिर आया 2017 फाइनेंस बिल, और इसी के तहत चालू हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। फाइनेंस बिल जब 2017 आया, फाइनेंस बिल 2017, उसी में लेट अरुण जेटली जी ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे होंगे। तो देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्ट्री हमने समझ लिया, क्योंकि देखो अगर हमें यह समझना है कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने हमला क्यों किया, तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जापान ने आखिर क्या किया था। वैसे हमने अभी तक इतिहास समझ लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले क्या क्या हुआ, अब इलेक्टोरल बॉन्ड आया कैसे। तो 2017 में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करते समय लेट अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट पे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बताया कि Political parties are essential ingredient of a multi-party democracy. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent. कि हमने कंपनी एक्ट को अमेंड किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया। कंपनी एक्ट में 20,000 की लिमिट थी, जिसको उन्होंने 2,000 कर दिया, और बाकी पैसे की जगह उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए। और अनलिमिटेड, मतलब कितना भी पैसा कोई भी डोनेट कर सकता है अपनी फेवरेट पार्टी के लिए। लेकिन इससे ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है ये उन्होंने बताया। कैसे, देखो फोटो दिख रही होगी साइड में, ऐसा दिखता है सेम टू सेम इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसका प्रोसेस कैसे है वो मैं दिखाता हूं। एक पर्सन है, यानी डोनर, ये जो डोनेट करेगा, ये हो गया डोनर जो डोनेट करना चाहता है अपनी पार्टी के लिए। ये एसबीआई बीच में, और पॉलिटिकल पार्टी। पर्सन जाएगा एसबीआई बैंक में और वहां से अपने लिए एक पैसा देगा, मतलब जितना डोनेट करना चाहते उतना पैसा देगा, उतने का बॉन्ड इशू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 50 करोड़ देना है तो 50 करोड़ का एक बॉन्ड इशू हो जाएगा, नहीं। उसमें भी उन्होंने किया कि बॉन्ड इस रेंज में ही इशू होंगे। 1,000 के बॉन्ड रहेंगे, 10,000 के रहेंगे, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के। अब उसको 50 करोड़ के बॉन्ड चाहिए तो 50 बॉन्ड 1 करोड़ के लेने पड़ेंगे। तो पर्सन जाएगा एसबीआई, वहां अपना पैसा देगा और उसी कीमत की, उसी वैल्यू की बॉन्ड ले लेगा। उस बॉन्ड को वो अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जिसको डोनेट करना चाहता है देगा। वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेके जाएगी एसबीआई के पास, एसबीआई को बॉन्ड दिखाएगी और एसबीआई उस बॉन्ड के वैल्यू का जितना पैसा होगा वो उस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट पे भेज देगी। ये तो हुआ सिंपल सा, मतलब क्या कूल दिख रहा है ना कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, जहां ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज दिख रहा है। लेकिन जो पर्सन लेने जाएगा उसकी डिटेल्स, तो अगर उस पर्सन का अकाउंट उसी बैंक में है, मतलब एसबीआई पे जहां लेने जा रहा है, तो केवाईसी की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केवाईसी होगा। अगर नहीं है तो उसे केवाईसी कराना पड़ेगा, यानी केवाईसी नीडेड रहेगा। अब ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि अभी आप गए और लेके आ गए, नहीं। बॉन्ड कब कब अवेलेबल रहेंगे उसकी डेट डिफाइन की गई। कब कब अवेलेबल रहेंगे, 1 से 10, मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन महीनों में 1 से 10 तारीख तक आप जाके बॉन्ड अपना ले सकते हैं और इशू करा सकते हैं। और इस बॉन्ड को लेने के बाद ये अवेलेबिलिटी डेट है 1 से 10, इसके बाद 15 दिन के अंदर आपको बॉन्ड भजाना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने बॉन्ड लिया उसका पैसा आपको लेना पड़ेगा, कैश आउट कराना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन के बाद नहीं करा पाते हैं इन द केस, तो वो चला जाएगा पीएम केयर फंड में, यानी देश के लिए पीएम केयर फंड में। अभी तक के मामले में 146 बॉन्ड पीएम केयर फंड में जा चुके हैं, जो डिले के कारण उतना मनी, और 20 करोड़ जिनकी वैल्यू है, मतलब 146 बॉन्ड की 20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है जो पीएम केयर फंड में जा चुका। और इसमें यह भी है कि सारे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप अपने मोहल्ले के एसबीआई बैंक में गए और वहां से बॉन्ड ले लिए, नहीं। इसमें 29 एसबीआई के ब्रांचेस अलॉट किए गए हैं, जिसमें दिल्ली के कुछ है, ऐसा करके वहां ही आपको बॉन्ड मिलेंगे। ये तो रही बॉन्ड की बात। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ठीक है, डोनेशन जैसे हमने अभी तक पढ़ा, डोनेशन तो सब लेते हैं, डोनेशन जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज को चलने के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मतलब कंट्रोवर्सी क्या है, आखिर पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, मतलब इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। कंपनी एक्ट को लेके, आरबीआई एक्ट को लेके, इनकम टैक्स एक्ट को लेके, आरपीए एक्ट को लेके और आईटी एक्ट को लेके, आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लेके, इनको चेंज किया गया। इनको लेके कंट्रोवर्सी है। कैसे, आरबीआई एक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कहा
कि उन्होंने आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस किया है इस बॉन्ड को लेने से पहले इस फाइनेंस बिल के लिए, लेकिन उसका आरबीआई का कहना है कि नहीं, उन्होंने हमसे डिस्कस नहीं किया। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने भेज दिया था, लेकिन आरबीआई वालों ने हमको लेट रिस्पॉन्ड किया, बट आरबीआई स्टेटेड कि उन्होंने 2 दिन में ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया था। अब इसके काउंटर पे गवर्नमेंट का कहना है कि हमने फाइनेंस बिल ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था। मतलब उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में रिस्पॉन्ड कर दिया, तो गवर्नमेंट बोली कि हमने फाइनेंस बिल ऑलरेडी प्रिंट कर दिया था। ये और आरबीआई का ये भी कहना है कि देखो नोट्स कौन प्रिंट करवाता है, किसके कौन ऑथराइज होता है, आरबीआई। बट इलेक्टोरल बॉन्ड में गवर्नमेंट ने कहा कि ये हक एसबीआई को भी दिया जाता है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड प्रिंट कर देगी। फिर कुछ इश्यूज ऐसे हुए कि इन्होंने कहा कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा है, एक छोटा बच्चा है, दुकान से गया, बिस्किट लाया और रास्ते में लिया बिस्किट, एक उससे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये एक बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये इससे स्ट्रॉन्ग है, सुपीरियर है। ये बच्चा गया दुकान से बिस्किट लाया अपने लिए और रास्ते में आ रहा है, ये सुपीरियर, ये आया छीना और लेके चला गया। अगर बीच में कोई नहीं है तो ये बिस्किट इसका। सिमिलरली ऐसे ही अगर ये पर्सन एसबीआई से बॉन्ड लाया, ये पर्सन पैसा दिया है, बॉन्ड लाया और ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को देने जा रहा है, लेकिन बीच में कोई आया और लेके चला गया और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। मतलब एक ए बंदा है जो आरबीआई से बॉन्ड लेके आया और वो जाके अपनी रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को देने जा रहा है डोनेशन, लेकिन सी नाम का बंदा आया और ए से उसको खींचा और वो अपनी फेवरेट पार्टी यानी कांग्रेस को, डीएमके को, जो भी है उसको दे आया, तो वो बॉन्ड उसका हो गया जिस पार्टी को दे आया, क्योंकि उस पर बॉन्ड ऑथराइज नहीं होता था कि ये इस पार्टी के लिए ऑथराइज हुआ है, नहीं। तो इस पे तो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। बट आरबीआई का भी यही कहना है कि ये बॉन्ड पता ही नहीं चलेगा किसने ले गया क्या। लेकिन जब इसको यूवी रेस बॉन्ड पे मारा गया ना, तब एक सीरियल नंबर रोल आउट हुआ कि ये सीरियल नंबर, तो वहां से तो डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये सीरियल नंबर का बॉन्ड कौन लेके गया था, ठीक है। तो आरबीआई का कहना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एसबीआई का कहना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फेक बॉन्ड बनने लग जाएंगे। बात तो ये भी सही है। तो ये पॉइंट्स थे आपके कंट्रोवर्सी को लेके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या फेवर किया जब डिस्कशन हुआ कि उन्होंने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होना चाहिए, अनलिमिटेड अमाउंट को लिमिट कीजिए। क्यों? इनके रीजंस उन्होंने दिया कि दिस लीड्स टू सेल कंपनीज, जो देश खतरे में पहुंच जाएगा। सेल कंपनीज मतलब क्या होता है, सपोज एक पार्टी है, उसको फंडिंग कोई विदेशी देना चाहता है, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत नहीं दे सकता। अब तो कंपनीज एक्ट चेंज हो गया है, तो आप दे सकते हो। तो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना चाहता है ताकि वो पार्टी रूल पे आ जाए और उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाने लग जाए। तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा यहाँ डायरेक्ट नहीं भेजेगा, लेकिन सेल कंपनीज के थ्रू, एक वर्चुअल कंपनीज जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, वैसी कंपनी खोली जाएगी और उस कंपनी के थ्रू पैसा दे दिया जाएगा और पहुंच जाएगा, फिर वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनवाने लग जाएंगे। इससे देश खतरे में आ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पॉइंट था। इस जजमेंट को लेके जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने के पास 2 क्वेश्चन के आंसर देने थे सुप्रीम कोर्ट को। विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, आर्टिकल 1 ऑफ ए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा देगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 1 ए के तहत आता है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है जानना कि उसकी पार्टी को पैसा कहां से मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये सब जानना अधिकार है। तो और दूसरा क्वेश्चन था कि कंपनी एक्ट को चेंज किया गया, जो कि अनलिमिटेड डोनेशन पे बॉन्ड लगाना था, अनलिमिटेड कैसे ले सकते हो। इन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि वेदर द इलेक्टोरल बॉन्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके पक्ष में, मतलब विपक्ष में क्या रखा पॉइंट, काउंटर पॉइंट क्या रखा कि हम लोग किसी का नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी का नाम डिस्क्लोज किए, आइडेंटिटी रिवील कर दिए, तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ यानी लाइफ का खतरा है। सपोज एक बंदा है रमेश नाम का, उसने एक पार्टी को बॉन्ड दिया और वो पार्टी को बहुत अच्छा खासा अमाउंट दिया और वो पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं हुई अगली बार, तो जो अपकमिंग पार्टी होगी वो बोलेगी कि तुमने इसको पैसा दिया था,
या वो ऐसी आइडियोलॉजी वाले पार्टी को पैसा दिया जिसके विपक्ष में पार्टी आ गई और लोग उसको परेशान करने लग गए, तो जान का खतरा हो जाएगा। एक ये पॉइंट दिया गया और दूसरा पॉइंट दिया गया कि जो ब्लैक मनी का डोनेशन है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था पीएमएलए पे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके बारे में, तो हम लोग इरेडिकेट मतलब ब्लैक मनी को इरेडिकेट करने के लिए जो ये बॉन्ड बनाए हैं, ये चीजें चलती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये था कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स क्यों नहीं फॉलो किया गया। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स नहीं फॉलो किया, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसकी डिटेल्स 21 मार्च 2024 तक सबके पास आ चुकी थी, पब्लिक हो गई थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन था कि लॉस मेकिंग कंपनीज है जो घाटे में चल रही है, जिनका कोई फायदा नहीं है, वो डोनेशन क्यों दे रही हैं। इसका मतलब आप सोचो, आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन आप डोनेट क्यों करोगे? आपका किसी एक लॉ की वजह से कोई काम नहीं बन रहा है तो आप लॉस में चल रहे हो, तो आप इतना डोनेट कर दो कि वो लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपके बिहाफ में काम करने लग जाए। यही पॉइंट उसका भी था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर लॉस मेकिंग कंपनीज डोनेशन दे रही हैं आपको, इसका मतलब कि वो अपने पक्ष में कहीं काम तो नहीं करवाना चाह रही। तो इस वजह से उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल 15 फरवरी 2024 को किया, और जिसकी डिटेल्स 21 मार्च 2024 को अवेलेबल थी। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप अपने घर में देखते होंगे, आपके घर में जो भी कमाता होगा, आपकी मम्मी हो, पापा हो या आप खुद हो, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास रहता होगा, ठीक है। ऐसे ही है, जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज्यादा डोनेशन रहता है। हमने जब स्टार्टिंग में हिस्ट्री देख रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, 1951 से फर्स्ट इलेक्शन हुआ, ये सब जब देख रहे थे उस समय देखा कि सबसे ज्यादा पैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास था, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट थी। इसी के लिए स्वतंत्र पार्टी है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर कंपनीज एक्ट को चेंज किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ताकि डोनेशन का इधर उधर हो, फिर राजीव गांधी ने चेंज किया, वो सब हम देखते आए। तो यहाँ भी ऐसे हुआ, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अवेलेबल हुआ तो जो जैसा एक्सपेक्टेशंस थी, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा हो। ये देखो, बीजेपी के पास 6060.51 करोड़ का पैसा था, सेकंड टीएमसी के पास, थर्ड कांग्रेस के पास, बीआरएस, बीजेटी, डीएमके, आप और ऐसे ही थे, जिनका ये कुछ का डेटा मैं लिखा हुआ हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अब इस पे अगर बीजेपी का मतलब नॉर्मल सडे से डिस्कशन देखो, बीजेपी का कहना है कि हम इतनी जगह रूल कर रहे हैं तब हमारे पास इतना मनी है, टीएमसी एक राज्य में है, तृणमूल कांग्रेस, उसके पास इतना पैसा है। ये सब चीजें पॉलिटिकल चीजें, हम डिस्कशन इलेक्टोरल बॉन्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे टॉप डोनर्स की बात करते हैं। जो टॉप डोनर्स रहे हैं, फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा दिया है 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग ने दिया है 966 करोड़ का डोनेशन, क्विक सप्लाई चेन एंड प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ का, ऐसे वेदांता और भारतीय एयरटेल ने 247 करोड़ का डोनेशन दिया है। तो ये ओवरऑल था इलेक्टोरल बॉन्ड की पिक्चर। ये इसका पूरा पीडीएफ मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसका मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, मैंने शॉर्ट तरीके में जो लिखा था। बाकी मुझे होप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है।